कहानी की दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। होली के रंगों की तरह वह ससुराल में यह उम्मीद लेकर आई थी कि उसे यहाँ अपने शौहर सास ससुर का प्यार मिलेगा। आने वाला समय इंद्रधनुषी रंगों की तरह आकर्षक और रंग बिरंगा होगा, लेकिन यहाँ आते ही उसकी सारी आशाएं लुप्त हो गई। हर वक्त ढेर सारा काम और ऊपर से मारपीट व गालियों की बौछार। इन यातनाओं से वह भयभीत हो उठी। ना जाने कब ये कयामत के बादल बनकर उस पर टूट पड़े। करीम से पहले उसके रिश्ते की बात उसके फुफेरे भाई अमजद से हुई थी, पर अमजद ने इस रिश्ते को यह कहकर ठुकरा दिया था कि वह भाई बहन है और वह भाई बहन के निकाह को ठीक नहीं समझता। करीम से उसके रिश्ते की बात जब मोहल्ले में उड़ी तो मोहल्ले के बुजुर्ग खुश हो उठे और बोले, वाह लड़की हो तो जरीना जैसी। फौरन माँ बाप का कहना मान गई। वैसे आजकल की लड़कियां तौबा तौबा कितनी नाफरमान हो गई हैं। सचमुच जरीना जैसी लड़की सबको नहीं मिलती। बुजुर्गों की बातों से छुटकारा मिलता तो सहेलियां उस पर कटाक्ष करती। वाह बन्नो, अपने हबीब से मिलने की इतनी जल्दी तैयारी कर ली। अरे थोड़े दिन तो और सब्र किया होता। दिवाली व ईद तो मना ली, होली भी मना कर जाती तो क्या फर्क पड़ जाता। और वह गुस्से व शर्म के कसमकश में रह जाती। कुछ दिनों बाद उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो गई। शादी के पहले उसने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब यह था कि वह करीम को अपने मायके लाएगी और होली का त्योहार उल्लास से मनाएगी। पर उसका सपना तो सपना ही रह गया। उसके मायके में मुस्लिम त्योहारों को जितनी खुशी से मनाया जाता था, उतने ही हिंदू त्योहारों को भी। यहाँ त्योहार मनाते समय यह नहीं देखा जाता कि उसका ताल्लुक उनके अपने मजहब से है या किसी दूसरे धर्म से। वे तो इस देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहारों को अपना त्योहार मानते थे। पर उसके ससुराल में तो सब उल्टा ही था। उसे ऐसा पति मिला जो पत्नी की इज्जत करना भी नहीं जानता था। वह उसे अपने पैरों की जूती समझता था। शादी के कुछ महीनों की बात है। उस दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था। करीम के निवाला उठाने से पहले सास ससुर ने निवाला उठाया और मुंह में लुकमा डालते ही चीख पड़े, सब्जी है या जहर। क्या करीम की शादी हमने यही दिन देखने के लिए करवाई थी? यह सुनते ही करीम भड़क उठा, नालायक, खाना पकाना तक नहीं आता। तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया था? इस महंगाई के जमाने में इतनी बर्बादी चल, सारी सब्जी तू ही खा, नहीं तो मार मार के खाल खींच लूंगा। उसे विवश होकर पतीली की पूरी सब्जी अपने गले से उतारनी पड़ी थी। इनकार करती तो करीम के हाथ में जो आता उससे मार मार कर उसका भुकस निकाल देता। इस घटना से भयभीत होकर वह इतनी बीमार पड़ गई कि उसके लिए 2 कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। पर करीम के माँ बाप यही कहते, काम के डर से बहाना बना रही है, चल उठ काम कर, हमारे घर में तेरे ये नखरे नहीं चलेंगे। उसे लाचार होकर बिस्तर से उठना पड़ता। कदम कदम पर चक्कर आता तो पूरा घर खिल्ली उड़ाकर कहता, देखा कुलच्छन जैसी नजाकत दिखा रही है। अंत में हार कर उसने करीम से कह दिया, देखिए मुझे कुछ दिनों के लिए मायके भिजवा दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वाह, क्या मैंने तुझसे निकाह इसलिए करके लाया हूँ कि तू अपने माँ बाप के यहाँ अपनी हड्डियां गलाए और फिर कभी जाने का नाम लिया ना तो ठीक नहीं होगा। इन जानवरों के बीच वह विवश सी होकर रह गई। घर जाने का नाम उसकी जुबान पर आते ही वे लोग भूखे गिद्ध की तरह उसके शरीर पर टूट पड़ते। अगर उसकी पड़ोसन निर्मला उसका ध्यान न रखती तो उसे उस वक्त चोरी छिपे दवा न लाकर देती तो वह कभी की इस दुनिया से जा चुकी होती। करीम ने उस दिन फिर उसे बुरी तरह मारा था। इस स्थिति को सहते सहते उसे करीब 3 साल हो चुके थे। उसकी स्थिति उस वहसी कसाई के हाथों में बंधी बकरी की तरह थी जिसका हलाल होना तय था। इस मुसीबत के समय में एक ही हमदर्द चेहरा नजर आता था और वह था अमजद का। यही सही था कि उसने ममेरी बहन होने की वजह से उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। पर जब उसे यह पता चला कि जरीना का निकाह करीम से हो रहा है, वह दौड़ा दौड़ा मामू के पास आया था। उनसे बोला था, अरे मामू, जरीना बहन को कहाँ दे रहे हो? वह लड़का तो बिल्कुल गधा है, अपनी समझ से तो काम लेना नहीं जानता। तो माँ बाप कहते हैं बस अपनी आंख मीचकर वही करने लगता है, चाहे वह ठीक हो या गलत। जरीना वहां जाकर कभी खुश नहीं रह सकती। वे लोग उसे अपने पैरों की जूती बनाकर रखेंगे। पर अमजद की बात को किसी ने नहीं माना और जो होना था वही हुआ। विदा
होते वक्त अमजद ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा था, पगली तू रोती क्यों है? अगर तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो अपने इस भाई को याद कर लेना। तू फिक्र मत कर, मैं तेरे हर दुख दर्द में काम आऊँगा। ज़रीना ने किसी तरह जीवन के 3 साल बिता दिए, पर अब नहीं होता, बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने सोचा अब उसे उस शख्स का दामन थामना ही होगा जो सही मायने में उसका हमदर्द है। फरजाना भाभी यानी अहमद की बीवी भी कई बार उसके घर पर आई हुए उसकी खैरियत पूछती तो जरीना हमेशा हंसकर यही कहती, ठीक हूँ भाभी। और कई बार तो ऐसा हुआ कि जब वह मार खाकर सिसक रही होती, ठीक उसी वक्त फरजाना वहां पहुंच जाती। ऐसे वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बड़ा कठिन होता। भाभी भी चेहरा देखकर समझ जाती थी, पर घर के अन्य लोगों की मौजूदगी में कुछ बोल नहीं पाती थी। आखिर वे चुपचाप चली जाती। कुछ अरसे बाद अमजद का दूसरे शहर में तबादला हो गया। एक रहा सहा आसरा भी दूर हो गया। उस रोज घर में कोई न था। मार और दर्द से उसका बदन टूट रहा था। गुस्से में उसका शरीर कांपने लगा। उसने अपनी विवश पति के नाम एक लंबा खत लिखा और उसे मेज पर रखकर घर से निकल गई। 2 बजे की ट्रेन पकड़कर शाम को वह अमजद के शहर पहुंची। रेलवे स्टेशन से टैक्सी लेकर घर तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया था। टैक्सी से उतरकर वह बुझे मन से घर की ड्योढ़ी की ओर बढ़ गई। सामने से आती फरजाना भाभी उसे देखते ही चौंकी। अरे जरीना, तू कब आई? वह भाभी को सलाम कर सोफे पर बैठते हुए धीमे से बोली, बस सीधे घर से चली आ रही हूँ भाभी। फरजाना उसके मैले कुचैले कपड़ों और रूखे बालों को एकटक देखती रही। फिर क्षण भर बाद बोली, यह अपनी क्या हालत बना रखी है जरीना? भाभी के शब्दों से उसके धैर्य का बांध टूट गया। जो आंसू अब तक जज्ब थे वे फरात नदी की तरह बह निकले। अरे तू रो क्यों रही है? भाभी ने दिलासा देते हुए उसकी आंखों से आंसू पोंछ दिए। चल जरीना, हाथ मुंह धो, कपड़े बदल और जो कुछ हुआ उसे भूल जा। भाभी के बहुत आग्रह करने पर वह उठी, बाथरूम गई और हाथ मुंह धोया, पर कपड़े तो वह वहीं छोड़ आई थी। मैले कपड़े पहनकर जब वह बाहर आई तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भाभी अपनी उम्दा लाल साड़ी लिए उसके इंतजार में खड़ी थी। जरीना, यह लो, इसे पहन लो, मैं अब तक खाने का इंतजाम करती हूँ। मगर भाभी, मैं यह अगर मगर कुछ सुनने वाली नहीं हूँ, लो इसे पहन लो। भाभी के ये सब सुनकर उसे लाल साड़ी लेनी पड़ी। भाभी साड़ी थमाकर रसोई घर में चली गई और वह भी बुझे दिल से साड़ी पहनकर रसोई घर में जा पहुंची। भैया कब आएंगे भाभी? अपने भैया की मत पूछो जरीना, वर्दी पहन ली तो सोचते हैं सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। मुहर्रम के दिनों में तो इस कदर मशगूल थे कि घर का होश ही नहीं था। एक दिन पहले ही सबको बुलाकर चेतावनी दे दी कि ताजिया का जुलूस निकालना हो तो शांति से, नहीं तो सब इंस्पेक्टर अमजद खां सबको ठिकाने लगा देगा। नतीजा बड़ा खुशगवार रहा। और अब होली का समय आ गया है। तुम तो जानती हो, इतने अच्छे त्योहार पर भी हिंदू और मुसलमानों में दंगा फसाद हो जाता है। वे ये नहीं समझते कि हम जो मुसलमान हुए हैं वे अरब से नहीं आए, बल्कि यहीं के हिंदू भाइयों के कटकर बने हैं। खैर छोड़ो, कहाँ की बातें लेकर बैठी हूँ। बहुत दिनों बाद आई हो, आराम से रहो। जब जी चाहे अपने हबीब के पास चली जाना। हमारे हबीब तो अपनी बीवी से बात करने के बजाय थाने से ही प्यार किए बैठे हैं। भाभी की अंतिम वाक्य पर वह हंस पड़ी। अरे भाभी, फक्र करो, आपको ऐसा शौहर मिला है जो अपनी ड्यूटी को तो समझता है। अरे तुम क्या जानो, अभी होली में उनका करिश्मा देखना। पूरे 20 घंटे की ड्यूटी कर रात को घर आएंगे। आते ही कहेंगे, फरजाना अरे होली के पेड़े तो खिलाओ जो कमला भाभी के यहाँ से आए हैं। तू तो कुछ बनाती ही नहीं। अब तुम ही सोचो, ऐसे खुशक माहौल में किसका दम नहीं घुटेगा। कहने को तो कह देंगे, अरे बेगम, पड़ोस में इतने लोग थे, डटकर खेल लेना था उनसे। पर पुलिस वालों की होली तो दूसरे दिन होती है और फिर दूसरे दिन तौबा तौबा। जरीना, तुम देखोगी तो घबरा जाओगी। इतना हिंदू भाई होली नहीं खेलते जितना कि ये खेलते हैं। इनकी देखा देखी मोहल्ले वाले भी इस जश्न में शामिल हो जाते हैं। वह भाभी की बात टुकुर टुकुर सुनती रही। भाभी, यह सब सुनकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मुसलमानों और हिंदुओं के अनेक त्योहार हैं। अपने यहाँ जो महत्व ईद का है वही हिंदुओं के यहाँ होली का है। होली के रंगों में सारी दुश्मनी घुल जाती है। मुझे तो 3 साल से होली खेलने का मौका ही नहीं मिला। वह भी इत्तेफाक था कि होली में 2 माह पहले की ही शादी हो गई।
इस दरमियान मैंने न गृहस्थी का सुख जाना न पति का। मैं तो एक तरह से पैर की जूती बनकर रह गई हूँ, जो पैरों में पड़ी बस घिसती रहती है और तले के बिल्कुल घिस जाने के बाद फेंक दी जाती है। कहते हुए उसने भाभी को अपनी पीठ दिखलाई, जिस पर मार के काले निशान पड़े थे। भाभी ने उन्हें देखकर अपनी आंखें मूंद ली, फिर थरथराते लबों से बोली, पगली, मैं तो उस दिन ही समझ गई थी जब तेरे घर आई थी, पर कह न सकी। तुम्हारे घर में लोग जो मौजूद थे, आने के बाद इनसे कहा तो ये बुरी तरह तमतमा उठे। बोले कि उस करीम के बच्चे को अभी सबक सिखाता हूँ। वह तो मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया, नहीं तो ये तो तुम्हारे करीम को हथकड़ी लगाकर थाने में बिठा देते। अब तुम आ गई हो, तुम्हारे ख्यालात से हम वाकिफ हो गए हैं। चलो अब कोई कार्यवाही करने से फायदा भी होगा। हाँ, अपने को अकेला मत समझो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो, अब तक तो तुम्हें बगावत कर देनी चाहिए थी। खैर, देर आए दुरुस्त आए। जरीना और फरजान आपस में बात कर ही रहे थे कि अमजद भी आ पहुंचा। वर्दी में उसका चेहरा रौब से दमक रहा था। आते ही वह सोफे पर बैठकर चिल्लाया, फरजाना आई। फरजाना ने जाते जाते जरीना से धीरे से कहा, देखो जरीना, हमारे मियाँ को हमारे बिना चैन नहीं लगता, पर तुम यहीं रहना, मैं उन्हें हैरत में डालना चाहती हूँ। फरजाना तेजी से बाहर आई और जरीना अपनी जिंदगी की तुलना फरजान भाभी से करने लगी। कितनी मोहब्बत है इन दोनों में, और एक वह है जिसे कभी भी प्यार के दो शब्द सुनने को ही नहीं मिले। बाहर से प्यार मोहब्बत भरा स्वर अंदर आ रहा था। क्या बीवी के बिना चैन नहीं पड़ता? यह बीवी चीज ही ऐसी होती है। अमजद का जवाब सुनकर जरीना मुस्कुरा उठी। अरे छोड़िए, भी लगता है आज आपने कुछ पी रखी है। अरे बेगम, जिस दिन से तुमसे शादी हुई है हम तो बिन पिए ही मतवाले हो गए हैं। ओ जरीना भी, अपने भाई को समझाओ। भाभी की आवाज सुनकर जरीना फौरन बाहर आ गई और अमजद को सलाम कर मुस्कुराने लगी। अमजद जरीना को देखकर घबरा गया, फिर पसीना पोंछकर सलाम कर उत्तर देते हुए बोला, कब आई मुन्नी? चंद लम्हे हुए हैं भाईजान। फरो डार्लिंग, हमारी बहन को नाश्ता वगैरह दिया? वह तो आपका इंतजार कर रही थी, तो चलो अब एक साथ बैठकर खाएं। खाने के दौरान बातों का क्रम चला तो अमजद बोला, तेरे आने का कारण मैं समझता हूँ जरीना। मैं जानता हूँ करीम निहायती घटिया दर्जे का इंसान है, उस पर बातों का नहीं डंडों का असर होता है। मैं तो तेरा निकाह उसके साथ करने के सख्त खिलाफ था, मगर तुम तो जानती हो अपने माँ बाप का रवैया। खैर तू फिक्र मत कर, उस साले को मैं ठिकाने लगाऊंगा। वैसे साला तो मैं भी हूँ उसका, पर अब उल्टा ही चक्कर चलाना पड़ेगा। अमजद के शब्दों से फरजाना इतनी हंसी कि उसे उठकर बाहर चले जाना पड़ा। फिर बाथरूम में उल्टी करने की आवाज आई। जरीना इस आवाज से उठकर फौरन उधर भागी। उसने भाभी को पानी देकर कुल्ला करने के में मदद की, फिर उसे संभाल कर अंदर ले गई और बिस्तर पर लिटा दिया। फिर अमजद की ओर देखते हुए बोली, भैया ऐसा मजाक मत करिए जिससे किसी की जान पर बन आए। अरे इसका टाइम ही खराब है। मैं हमेशा कहता हूँ ठूस ठूस कर मत खा, वह अंदर वाला फेंक देगा। यह मानती ही नहीं। अब तो इसे समझा, यानी कुछ है? बिल्कुल, अमजद कहने को कह गया, पर फिर तेजी से झेप कर भाग खड़ा हुआ। इधर फरजाना भी शर्मा गई थी। भाभी, हमारा इनाम, पूरा घर तुम्हारा है, जो चाहे ले लो। वह तो ठीक है भाभी, पर हम चाहते हैं कि वह होने वाला पहले हमारी गोद में खेले। इस पर फरजाना ने प्यार से जरीना के गाल पर एक हल्की सी चपत लगा दी। जरीना जिस दिन से अमजद के घर आई उस दिन से ही उसने उसके घर का सारा काम संभाल लिया। इस पर भाभी कहती, देखो जरीना, हमें आलसी मत बनाओ। बुजुर्गों का कहना है कि काम करते रहो, इससे बच्चा होने के समय तकलीफ नहीं होगी, और तुम हमें बिठाए रखती हो। अपनी ननद के रहते आप काम करोगी भाभी? आप चाहे तो पूरे घर की दौड़ लगाइए, कसरत होती रहेगी। इस पर फरजाना हंस पड़ती। घर के कामों में व्यस्त रहने के कारण जरीना अपने उस अतीत को धीरे धीरे भूलने लगी, जिसकी आंच में उसका बदन 3 साल तक जलता रहा। करीम ने भी उसकी खोज खबर लेने की कोशिश नहीं की थी। होली से 5 रोज पहले जरीना अमजद को चाय देने गई तो उसने अपने समीप बैठते हुए पूछा, यह करीम तुझे कितना चाहता है मुन्नी? इस पर जरीना ने सिर झुकाकर कहा, भाईजान, मैंने तो आज तक उनकी आंखों में प्यार जैसी चीज पाई ही नहीं। 3 साल
में कोई मुस्लिम त्योहार आए गए, मगर उन्होंने एक बार भी मुझे मायके नहीं भेजा। होली से हमारा घर का काफ़ी लगाव है। एक दिन मैंने उनसे कहा कि हम लोग भी अपने हिंदू दोस्तों को बुलाकर होली का जश्न मनाएं। इस पर वह भड़क उठे और लगे गालियां देने। कुछ भी हो मुन्नी, मर्द के दिल के किसी कोने में उसकी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत का जज्बा जरूर होता है। सवाल है उसके जगाने का। अमजद ने चाय पीकर जाने से पहले जरीना से मुस्कुराते हुए कहा, देख मुन्नी, इस बार की होली में प्यार जैसी चीज ज्यादा उभरनी चाहिए। हम पूरे घर वाले एक साथ इस होली को मनाएंगे। हाँ, मेरे स्टाफ के लोगों के लिए तुम लोग कुछ मिठाइयाँ बना लो तो अच्छा रहेगा। जैसी आपकी मर्जी भाईजान। उस रात को फरजाना और जरीना रात भर जागकर मिठाइयाँ बनाने में मशगूल रही। पड़ोस की कमला भाभी भी उन्हें सहयोग देने आ गई थी। सवेरा होने से पहले अमजद थाने से आ गया। फरजाना उसे देखकर हैरान रह गई। जनाब, आप तो आपकी होली थाने में ही होती है, यहाँ कैसे पहुँच गए? देखो बेगम, हमारी बहन आई है और हम आज इसी खातिर थाने से छुट्टी लेकर आए हैं। और अमजद ने आगे बढ़कर फरमाना के चेहरे पर ढेर सारा गुलाल मल दिया। जरीना भैया और भाभी की इस कशमकश के दौरान हंसती मुस्कुराती रही। जरीना, यह लो, तू भी अपनी भाभी को लगा। मैं कमला भाभी और दूसरे लोगों से मिलकर आता हूँ। अमजद उसे गुलाल थमाकर बाहर चला गया और जरीना ने तेजी से आगे बढ़कर फरजाना के मुंह पर गुलाल मल दिया। फरजाना इस पर खींचती हुई बोली, आज तो तुम दोनों मुल्लाओं के बीच में बेमोल मारी गई। फिर फरजाना ने भी आगे बढ़कर जरीना के चेहरे पर गुलाल मल दिया। इतने में मोहल्ले की औरतें भी आ गई और सब ने खूब मिलकर एक दूसरे पर रंग डाला। 12 बजे के करीब अमजद घर लौट आया। उसके साथ करीम भी था। जरीना करीम को देखकर चौंक गई। दोनों के चेहरे रंगों से पुते हुए थे। अपने बदन पर एक बूंद रंग का छींटा न लेने वाले करीम की गत देख जरीना आश्चर्य में डूब गई। अमजद के साथ करीम को आता देखकर फरजाना ने जरीना से कहा, जरीना, हमारे मियाँ तुम्हारे मियाँ को भी लाइन पर ले आए हैं, रंग की बाल्टी तैयार करो। नहीं भाभी, मैं यह नहीं कर सकती। क्यों? बस दिल नहीं है। अच्छा, मैं समझ गई, मगर मैं क्यों चूकूं? फरजाना ने उन लोगों के अंदर आते आते रंग की बाल्टी तैयार कर ली और जैसे ही वे अंदर घुसे उन दोनों पर रंग भरी बाल्टी उड़ेल दी। अरे भाईजान, ये क्या, भाभी जान, ये क्या कर रही हैं? करीम ने अपने चेहरे को बचाते हुए कहा। करीम ने इस स्वर से जरीना चौंकी। करीम का इतना मधुर स्वर तो उसने आज पहली बार सुना था। अरे मियाँ, वह देखो, जरीना को कपड़ों और रंगों से सरोबार कर दो। अमजद के ये शब्द सुनते ही जरीना अंदर को भागी। करीम ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया और उस पर रंग डालते हुए बोला, माफ नहीं करोगी जरीना, मैंने तुम्हें बहुत सताया, पर अमजद भाईजान ने मेरी आंखें खोल दी। मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। तुम मुझे जो चाहो सजा दो। जरीना करीम की बाहों में बंद कर सिसक कर उठी। जरीना, खुशी के मौके पर रोते नहीं। फरजाना, मिठाई लाओ। ये दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, जिससे इन दोनों के बीच की दूरी मिट जाएगी। अमजद की इस बात से जरीना और करीम भी मुस्कुराए बिना ना रह सके। फरजाना अंदर से रसगुल्ले उठा लाई और दोनों के हाथों में थमाकर बोली, अब शुरू हो जाओ। जरीना ने कांपते हुए करीम के मुंह में रसगुल्ला ठूस दिया और करीम ने जरीना के मुंह में। फिर अचानक ही करीम ने जरीना के हाथों को चूम लिया। अमजद चिल्लाया, वाह क्या बात है, इसे कहते हैं ईद में बिछड़े और होली में मिले। फरजाना, देखो इन दोनों को। फरजाना करीम को अंदर ले आई तो जरीना ने अमजद को अकेले पाकर उसको धीमे से पूछा, भैया ये कैसे आए? वह आता क्यों नहीं? अपना उदाहरण दिया। ठीक है, माँ बाप से प्यार करो, मगर इसके माने ये तो नहीं कि बीबी से मुंह मोड़ लो। फिर शादी क्यों की? वैसे वह मुझसे काफी घबराता है। पहले तो वह मुझे सिर्फ तुम्हारा फुफेरा भाई और दूर का रिश्तेदार समझता रहा, पर संबंधों की घनिष्ठता और फिर थाने जाकर हथकड़ी पहनकर बैठने के बजाय सोचा, चलो अपनी बीवी से माफी मांगना ही अच्छा है। मैंने उसका दिमाग पूरी तरह से साफ कर दिया है। अब कहीं भी टूट फूट नहीं है। अब तो इसका ट्रांसफर भी इसी शहर में हो गया है। सच भाईजान, तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? जाकर खुद उसी से पूछ ले। इस पर जरीना शर्मा गई। वह रंगों को चितराए बादलों से अपने सुंदर भविष्य को देख रही थी। पैर की जूती इस होली के से गले का हार जो बन गई थी। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मुझे आपके अनमोल विचारों और सुझावों का इंतजार रहेगा।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए सराहनीय है दोस्तों। हर हर महादेव।